बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ आपके साथ। चारों मेहमान स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। आइए अब जरा आपको कुछ ट्रम्प साहब के ज्ञान की बातें दिखाते हैं। वैसे ट्रम्प जो है वो टैरिफ की बंदूक लिए पूरी दुनिया पर दनादन फायरिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया मेरे कदमों में आ जाएगी। टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया को डरा रखा है उन्होंने, लेकिन दुनिया ने अब डरना भी बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने इतनी बार इसका इस्तेमाल कर लिया। खैर, एक भारत ने इसमें सबसे पहले उनके सामने खड़े होकर दुनिया को दिखाया कि यह भी तरीका होता है। एक बुली जो आपको डराना धमकाना चाहे तो उसके सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है। लेकिन ये फिर भारत को आंख दिखा रहे हैं। अब इस बार मुद्दा बनाया है चावल को। जी हां, चावल, राइस। ट्रंप दरअसल कुछ बिजनेस आइकॉन्स के साथ एक चर्चा कर रहे थे, उनके और अपने मंत्री वगैरह भी साइड में बैठे थे। तो तभी एक व्यापारी थी वहां पर, उन्होंने कुछ कहा कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आता है हमारे यहाँ पर, जैसे चावल आता है हमारे यहाँ, तो हमारे किसानों का इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने भारत को लेकर सवाल कर दिया कि भारत जो है बहुत सस्ता चावल हमें देता है, हमारे यहाँ का भेजता है। ये सुनकर ट्रंप ने फिर अपने अधिकारियों से पूछा, क्यों, ठीक ऐसे ही क्या भारत बहुत डंपिंग करता है हमारे यहाँ चावल की, गलत तरीके से चावल भेजता है, सस्ता चावल भेजता है, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है क्या, और क्या हम इस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दें उनके ऊपर। फिर टैरिफ, मतलब चावल पर भी टैरिफ लगाने की बात। सुनिए ट्रंप की बात। And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, they're cheating, right? They're they're just Could subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So India. Mark it down. Which is good? yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. अब इस पूरी बातचीत में जो कुछ ट्रंप साहब को बताया गया वो शुद्ध झूठ था। उसका डेटा मैं आपको दे देता हूं। चावल की बात उन्होंने की। पहले उन्होंने कहा कि क्या इंडिया हमारे यहाँ चावल डंप कर रहा है, क्या हमारे यहाँ कोई स्पेशल कंसेशन मिलता है अमेरिका के चावल को। तो उनके मंत्री जो थे स्कॉट बेसेंट, वो उनके ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है और हम अभी कोई ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। हर एक चीज, एक एक उत्पाद के ऊपर अलग से कोई पॉलिसी नहीं होती। एक बड़ी ट्रेड पॉलिसी बनती है, उसमें अलग अलग चीजों को शामिल किया जाता है। तो स्कॉट बेसेंट ने ठीक कहा कि अब अभी हम एक ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को ही तो, कल ही तो शायद आना है उनका एक प्रतिनिधिमंडल। आज आना है। हाँ, 10 आज ही तो है, आज ही आना है उनको। तो वो बातचीत तो चल ही रही है। तो ट्रंप ने ये भी कहना है क्या हम इनके ऊपर और कुछ टैरिफ लगा दें। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब क्या भारत वाकई में कोई बहुत सस्ता चावल भेजता है? अच्छा, अगर मान ले, पहले तो ये बात कर लें, अगर भेजता है तो कोई हम क्या स्मगलिंग करके भेजते हैं? भाई तुमने कोई पॉलिसी बनाई होगी, तुम्हारी कोई जरूरत होगी, तुम कोई इंपोर्ट ऑर्डर निकालते होगे तो भारत का व्यापारी वहां चावल भेजेगा। कोई ऐसा तो नहीं जहाज के जरिए चोरी छुपे भेज रहा है। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है भारत पूरी दुनिया में। लेकिन क्या हम अमेरिका को सबसे ज्यादा चावल भेजते हैं? जवाब है नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा जो है वो दिया गया है। भारत ने पूरे विश्व को 20.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया। 20 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें से यूएस को कितना गया? केवल 3.34 मिलियन मीट्रिक टन। टोटल एक्सपोर्ट है 20 मिलियन मीट्रिक टन का, और यूएस को गया है केवल 3.3 MMT। उसमें भी बासमती और नॉन बासमती की कैटेगरी होती है। हम ज्यादा नॉन बासमती राइस अफ्रीका की कंट्रीज को देते हैं। अमेरिका को हम देते हैं जो हमारा बासमती राइस है वो है $337 मिलियन का। नॉन बासमती का एक्सपोर्ट है $54 मिलियन का। तो कुल जमा 390 के करीब, $390 मिलियन का चावल हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहां से आ गया भारत इसमें?
आप चावल जो बाकी देशों से खरीदते हो, अभी आप किसी देश का नाम बता रहे थे मुझे? थाईलैंड से थाईलैंड से। थाईलैंड सबसे ज्यादा निर्यात करता तो है। इनको जो बगल में इनके महिला बैठी है, उन्होंने एक कहानी सुना दी, इन्होंने कहानी पकड़ ली कि भारत जो है हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है राइस की, और टैरिफ लगा दो इस पे। देखिए, जिस प्रकार से ट्रंप पूरी अपनी विदेश नीति को चला रहे हैं, जिसमें ट्रेड पॉलिसी भी आज के दिन में उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुझे लगता है इससे अराजकता ही पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना आज के दिन में जो है वो उथल पुथल के दौर से, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अब भारत को लेकर के उन्होंने कहा हम तो 2 मिनट में ठीक कर देंगे। वो शायद आपके पास बाइट नहीं आया है, लेकिन ये छपा है, अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा 2 मिनट्स, इट वुड जस्ट टेक 2 मिनट्स टू सेटल द थिंग्स। हम टैरिफ बढ़ा देते हैं भारत पे। तब जाकर के वो उधर से आया कि नहीं, अभी तो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है। देखिए, भारत एक्सपोर्ट करता है, यदि अमेरिका न भी एक्सपोर्ट करते तो भारत के सेहत पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है कितना, $400 बिलियन। देखिए, आपको सऊदी अरब, कतर, इन सब हो जगह जो आपके जो सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं अच्छे राइस खरीदने वाले हैं, जहाँ पर ये बिरयानी वाले देश हैं, जो अपने पूरा सेंट्रल एशिया के हुआ, मिडिल ईस्ट के हुआ, सऊदी अरब है, ये सब कंट्री आपके जो जब से कीमती राइस है उनको ज़्यादा खरीदता है। उनके यहाँ तो हमारा बहुत ही, जैसा कि आपने बताया, बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। कल जाकर के दिए आप उस पर ट्रेड टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्या होगा? भारत और अपना एक रास्ता निकाल लेगा, किसी और को दे देगा, किसी और को दे देगा, उससे कोई सेहत पर नहीं। लेकिन इससे एक मानसिकता निकल के आ रही है सर, उनका एंटी इंडिया एक एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं आपने देखा सबसे कम निर्यात करने वाले देश का नाम पहला बोल रहे हैं। अरे नहीं, उनके प्रॉब्लम है, इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज और टैरिफ पॉलिसीज की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका में कोई है तो वो वहां का किसान है। इन्होंने सारे देश के साथ रिश्ते खराब कर लिए। चीन इनका वो खरीदता था, मक्का खरीदता था, ज्वार खरीदता था, सोयाबीन खरीदता था, उसने बंद कर दिया खरीदना। परेशान है बैठा है इनका किसान वहां पर। उसका नतीजा आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे अमीर देश, अपने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर का राहत पैकेज निकालना पड़ा ट्रंप को, रिलीफ पैकेज निकालना पड़ा, इतना बड़ा रिलीफ पैकेज। ये हालत इन्होंने अपने किसानों की खुद कर दी है, और ये उसको फिर ये कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है ये कामयाब है। सर, मैं आपको एक बड़ी मजेदार खबर दिखाने जा रहा हूं, और ये आपको बताएगा पाकिस्तान में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे लोगों की जो असली मानसिकता है वो, या कह लीजिए इनका असली कैलिबर क्या है, किस मटेरियल के लोग बने हैं। तो इनके जो वो हैं, इनकी सेना के प्रवक्ता DGISPR जिनको कहते हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अब अहमद शरीफ चौधरी कितने शरीफ हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार सवाल पूछ रही है कि आपने जो है वो इमरान खान को ये कहा, ये कहा, आपने इतनी नामों से उनको बुलाया। तो वो कहते हैं कि एक नाम आप भूल गई, मैंने 12 चीज़ें कही थी उनके लिए, वो एक नाम आप भूल गई। फिर उन्होंने बताया कि वो मैंने क्या कहा था, और फिर उसके बाद ये महिला पत्रकार जो आपको दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार को आंख मारता है। देखिए, चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं, और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। इस टाइप के लोग जो हैं ये इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर पहुंचे हुए हैं सर। और मतलब क्या कहना चाहिए अब इस पे क्या बोल सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी DGISPR जो मतलब जो प्रवक्ता होते हैं वो तो और ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखते हैं बिहेवियर को लेकर, गंभीरता को लेकर। अब इस पर क्या टिप्पणी कर सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ी पोजीशन होती है। हाँ। मतलब उसके बाद जनरल ही होते हैं, उसके बाद आप आर्मी चीफ ही बनते हो। आर्मी चीफ ही बनते हैं, तो आर्मी चीफ भी बनेंगे ये। क्या कहा जाए, क्या क्वालिटी है मतलब इनकी? वहाँ के लिहाज से तो ठीक ही यही सब हरकतें करते हुए लोग। और आप शरीफ कर रहे थे तो वहाँ तो सारे शरीफ हैं, लेकिन कितने शरीफ?
पाकिस्तान में तो सारे शरीफ है ना, फिर भी कितने शरीफ। और जब आप इस तरह की हरकतें करते लेकिन हैं मुझे तो ये भी आपका लगा कि कोई बेसिक कैरेक्टर भी objection दिखा। वहां पर नहीं दिया। हाँ, मुझे लगता भारत में था अगर ऐसा कभी होता, मैं दूसरे रेफरेंस में कह रहा हूँ कि कोई ऐसी घटना होती तो बहुत उसका अपोज किया जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग कह अरे हमारे लोग आज तक ये नहीं भूले कि राहुल गांधी जी ने आंख मारी थी पार्लियामेंट में। भाई उन्होंने तो वो तो ऐसे किसी महिला के लिए नहीं था, ये तो महिला को देख के कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि तालिबान के जो लीडर आए थे विदेश मंत्री, मतलब उन्होंने कि- प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं किया था, तो हमारे यहाँ पर कितना हंगामा हो गया था बिल्कुल। उस बात को लेकर। तो महिलाओं के साथ सम्मान को लेकर और इस तरह से आंख मारने की बात जो है, और आपने जिक्र किया, समीर जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल जी ने जो आंख मारी वो अभी तक चल रही है, अभी तक उनके पीछे पड़ी है वो, पीछे पड़ी, और उसका तो पॉलिटिकल नुकसान उनको बहुत बड़ा हो गया। और हम लोग कहते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान की सेना जो काम होता है किसी सेना को वो छोड़ के सब करना जानती है। वो ये भी उसी कैटेगरी में आप डालिए। अब आसिम मुनीर जो है सीडीएफ बन गया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है? रोज आतंकवादी हमले होते हैं। अरे भाई शरीफ साहब आप जाओ, ये बताओ कि हमारी सेना कैसे लड़ रही है इनके खिलाफ। वो काम नहीं, आंख मार रहे हो तुम लड़की को। अब लेटेस्ट आतंकवादी हमले की तस्वीर देखिए आप। ये कुर्रम का एक मनाटो इलाका है, वहां एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए, इसमें 6 जवान मारे गए पाकिस्तानी सेना के, बहुत सारे लोग घायल हैं। और ये धमाका आसिम मुनीर के ही एक धमकी भरे भाषण के बाद हुआ। अभी इन्होंने वो लिया था ना, सलामी ली थी सीडीएफ बनने के बाद, तो उसमें कहा था अफगानिस्तान को कि तालिबान वाले जो हैं या तो अब हमें चुन लें या टीटीपी को चुन लें। तो टीटीपी ने बता दिया, जवाब दे दिया, टीटीपी की तरफ से ही हमला किया गया है। पाकिस्तान ने इस हमले को लेकर एक बार फिर अफगानिस्तान को घेरा है और कहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह देता है। अब ये तो इनके साथ, इनके बीच में वो चल रहा है, टेनिस का मैच। यहां हमला होगा, ये कहेंगे अफगानिस्तान ने करवाया, अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, अफगानिस्तान फिर इन पे हमला करेगा, फिर एक और आतंकवादी हमला हो जाएगा। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और ये पाकिस्तान की हालत है। कोई दिन नहीं बीतता, मैंने कभी ऐसे हालात पाकिस्तान के भी नहीं देखे थे कि रोज एक आतंकवादी हमला हर जगह। और तो ये सबसे बुरे दौर से अपने सिक्योरिटी के हालात में वो गुजर रहा है। लेकिन आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी बनता है, सीडीएफ भी बनता है, और इनके प्रवक्ता जो है वो उनकी क्या हरकतें हैं वो भी आपने देख ली हैं। समीर जी, निश्चित रूप से अब आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा संकट है। जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया, जिसे मतलब अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले लिया, अब अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए तुला हुआ है। और मुनीर ने तो अभी जब सीडीएफ का जब 4 सवाल तब कहा था कि भाई अफगानिस्तान दोनों में से किसी एक को चुन ले, दोनों के साथ वो नहीं चल सकता। तो अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और मुनीर साहब से न अपनी सेना संभल रही है, न विदेशी रिश्ते संभल रहे हैं, न देश के अंदर वो जो दूसरे पॉलिटिकल दल है उनके कार्यकर्ताओं को संभाल पा रहे हैं। इमरान खान के पार्टी के कार्यकर्ता अड़ियाल जेल पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, तालिबान के लोग वहां पर हमले कर रहे हैं, बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के सैनिक लगातार पिट रहे हैं, और मुनीर साहब को ही सबसे बेफिक्र होकर वो अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। खबरें आ रही है कि वो जनवरी के एंड में फिर पाकिस्तान अमेरिका जाने वाले अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर और तमाम वार्ता की बातचीत करेंगे। तो अब यह तय हो गया कि पूरा पाकिस्तान अब आसिम मुनीर के हाथ में है। कहने के लिए वहां प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा निर्णय आसिम मुनीर को ही करना है। और कल तो उन्होंने कह ही दिया कि वो फिर अमेरिका जाने वाले हैं, इस बार प्रधानमंत्री को लेकर जाएंगे, फिर अमेरिका जा रहे हैं। फिर अमेरिका जा रहे हैं, जनवरी के अंत में जाने का प्लान बन रहा है, 28 जनवरी के करीब। अब देखते हैं कि उस समय वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को क्या लेकर बेचता जाते है वहां हैं। जाके सर बार बार? अब उनको अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, वो जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि आपको ये करना है, वो आके इंप्लीमेंट को वहां पर करना है, और उसके बदले में उन्हें कुछ सेवा सुविधाएं मिल ये जाएगी, तो तो पाकिस्तान की हालत है इंटरनल सिक्योरिटी की। हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं बता देता हूं। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और इसमें भारत जो है उसने तय किया है कि हम अपने दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में एनसीआर के इर्द गिर्द जो है एक एक जो है एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करेंगे, जिसमें जो कि अगर जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक आपको पता है एक मिसाइल हिसार में आकर के गिरी थी, पाकिस्तान ने जो एक बड़ी मिसाइल फायर की थी, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल थी, लेकिन उसको हमने शूट डाउन कर दिया, लेकिन उसके टारगेट पर दिल्ली था। तो अब दिल्ली की सुरक्षा के लिए जो है वो ऐसी मिसाइल्स, ड्रोन्स और फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए जाएंगे। मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी, जिसके अंदर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे। और बड़ी बात यह है कि पहले हम इस सिस्टम के लिए अमेरिकी हथियारों के बारे में उनसे डील कर रहे थे। हमारी बात चल रही थी अमेरिका से उनके नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 NASAM 2 की बात चल रही थी, लेकिन फिर भारत ने यह फैसला किया है कि हम अपने तैयार किए हुए डीआरडीओ ने जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डिप्लॉय करेंगे, जिसमें QRSAMs मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो होंगी। हमारा एक प्रोजेक्ट कुश चल रहा है डीआरडीओ में, उसके तहत जो ये हथियार हम डेवलप कर रहे हैं
वो दिल्ली के इर्द गिर्द जो है इस डिप्लॉय किए जाएंगे। इसको आप वो जो सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री ने कहा था ना, देश के अलग अलग शहरों में महत्वपूर्ण संस्थानों के पास लगेगा, उसके एक हिस्सा जो है आप मान सकते हैं। वैसे तो दिल्ली जो है, चूंकि संसद है, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, तो वैसे भी एयर डिफेंस सिस्टम्स तो तैनात होते ही हैं इर्द गिर्द, लेकिन उसको और बीफ अप किया जा रहा है। लेकिन अब इस बार हमारे अपने बने सुरक्षा संयंत्रों से। देखिए, ये आज के समय में हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से डिपेंडेंट होते हैं तो हम उतने कमज़ोर होते हैं, उतने दया भाव में रहते हैं, उतना सामने वाला कृपा की तरफ बरसाता है। अब आप देखिए आज के समय में क्या है, अभी पुतिन जब यहाँ आए तो उससे पहले वो बाकायदा बोले कि हम कोई टेक्नोलॉजी या कोई डिफेंस या इक्विपमेंट या कुछ भी हम बेच नहीं रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, हम उनके साथ, यानी जो भारत खरीद करेगा साथ में वो बनाएंगे। और इसीलिए हमारा अपना जो सुरक्षा कवच है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हम भारतीय एकदम जिसको कहें कि रोचक लोमहर्षक अंदाज में देखते थे और कहते थे क्या बढ़िया वो जो एरियल डोम, आयरन डोम वो बनाया हुआ है। जब हमने इस बार करके दिखाया तो आयरन डोम से भी सस्ता, प्रभावी, और जिसको बार बार कहते हैं कि सटीक निशाने वाला था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। आयरन डोम तो फेल हो गया इस बार, ईरान ने मारी थी मिसाइल, अचानक जब एक साथ रफ्तार उसकी बढ़ा दी। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि स्वदेशी ही करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अभी रशिया हमें वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है, हमारे साथ मैन्युफैक्चर करने को तैयार है। अब मैं आपको जरा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की कुछ बातें बता देता हूं। इससे बिल्कुल साफ है वो जेलेंस्की से क्या चाहते हैं, और अब तो वो जेलेंस्की को ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं ये आदमी जाए। ट्रंप से पूछा गया एक इंटरव्यू में, उन्होंने एक पॉलिटिको मीडिया है संस्थान, उसको इंटरव्यू दिया और कहा कि ये बताएं कि आप तो अभी रूस से भी बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, तो इस वक्त नेगोशिएशन में जो है वो किसका अपर हैंड आपको दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा डेफिनेटली रूस का अपर हैंड है नेगोशिएशन के अंदर। रूस शांति चाहता भी है। जेलेंस्की ने तो मेरा भी वो पीस प्रपोजल पढ़ा ही नहीं है, और रूस के पास ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़मीन जो है वो यूक्रेन की आ चुकी है। तो डेफिनेटली रूस इस वक्त इस पीस डील को नेगोशिएट करने में ज़्यादा वजन रखता है। Which country right now is in the stronger negotiating position? Well, there can be no question about it. It's Russia. It's a much bigger country. It's a war that should have never happened. Frankly, it wouldn't have happened if I were president, and it didn't happen for 4 years. I watched that taking place, and I said, wow, they're going to cause some problems here. And it started, and it could have evolved into World War III, frankly. I think it's probably not going to be happening now. I think if I weren't president, you could have had World War III. I think you would have had a much bigger problem than you have right now. But right now, it's a big problem. It's a big problem. कह रहे मैं नहीं होता तो ये लड़ाई जो है वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच जाती। अब अगर जेलेंस्की उनकी बात सुन रहे होंगे तो उनको तो ट्रंप साहब से इस वक्त मतलब बहुत हो सकता है कि नफरत की स्तर तक उनकी भावनाएं पहुंच जाएंगी। जो ट्रंप ने ये कहा है उनके लिए कि अब पहले तो जो ट्रंप हैं उनको जेलेंस्की जो हैं उनको पहले अपने देश में चुनाव कराने चाहिए। ठीक है, जंग चल रही है, लेकिन उनके देश के लोग भी चाहते होंगे कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन हो सकता है जेलेंस्की दोबारा जीत जाएं, लेकिन उनको कम से कम वो इलेक्शन तो कराएं। और जेलेंस्की ये कह रहे हैं मैं 1 इंच ज़मीन अपनी नहीं छोड़ूंगा। ये कहा है जेलेंस्की ने कि हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, रूस को 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जो 28 पॉइंट्स का प्रस्ताव दिया था, जेलेंस्की ने उसको खारिज कर दिया। उस प्रस्ताव में जो है उनके डॉनबास का हिस्सा रूस को सरेंडर कर देने की बात थी। और कल जेलेंस्की जब लंदन गए हुए थे, वहाँ उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के लोगों से बात की खुलकर, वहाँ के नेताओं से, तो उनको वहाँ का समर्थन मिला। फिर वो इटली गए, रोम गए, अब आज उनकी जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात होनी है। इसके बाद कल तक जेलेंस्की जो कहते थे कि हम अमेरिका को अलग रखकर कुछ नहीं सोच सकते, वो आज कहने लगे हैं कि 1 इंच ज़मीन जो है हम नहीं देंगे। और लेकिन मजबूरी उनकी है कि उनके पास हथियार खरीदने के पैसे कम पड़ गए। आज एक रिपोर्ट आई थी कि 6,800 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं उनके पास अमेरिका से हथियार लेने के लिए। ये पैसे देने किसको थे? ये नेटो को देने थे, यूरोप के जरिए, कि मतलब यूरोप फंडिंग जो करता नेटो को, उसके जरिए पैसे मिलते। अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए हैं इनको। यूरोप पीछे तो खड़ा है, लेकिन जो माल देना है जिससे वो हथियार खरीदें, वो सामान उनको जो है वो दे नहीं पा रहा। और वो कह रहे हैं कि मैं अब 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। करेंगे क्या सर? जेलेंस्की लड़ाई तो लड़ेंगे, मुझे अब भी लगता है कि वो बैकआउट करने वाले नहीं हैं। देश में जो उनको और प्रेशर है, और इसलिए ट्रंप साहब ने इलेक्शंस की बात कर दी है, क्योंकि वो इलेक्शंस को ही पोस्टपोन करने में लगे हुए हैं जेलेंस्की। वहाँ पर उनको लेकर
थोड़ा सा विरोध भी हो रहा है, कुछ और करप्शन चार्जेज और वो उनकी सरकार को लेकर लग रहे हैं, तो जेलेंस्की तो नहीं चाहेंगे कि अभी इलेक्शन, और इलेक्शन की स्थिति ही नहीं है जब तक कि वहाँ पर कोई उनको एक ऐसा वजह नहीं मिल जाए ठोस कि जिसके सहारे इलेक्शन लड़ा जा सके, वो करेंगे। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि ट्रंप साहब भी जो है ना, क्या कहना चाहिए कि वो चीट कर रहे हैं। चीट कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से या समझना चाहिए कि ये ट्रंप साहब की हार है कि वो पुतिन को नहीं मना पा रहे, इसलिए जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। ये बार बार बात कहना कि पुतिन साहब जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते, शांति वार्ता कर रहे हैं, हमला कौन कर रहा है? उन्होंने मान लिया कि आप जंग में हरा नहीं सकते रूस को। ठीक है, तो नहीं हरा सकते तो भी चाहे जंग की मदद जितनी मदद देते रहो, यूक्रेन नहीं जीत सकता। यदि यूक्रेन नहीं जीत सकता तो ये फैसला यूक्रेन करेगा, ट्रंप साहब नहीं करेंगे ना। लेकिन ट्रंप का वही कहना से हमारे पैसों पे आप फैसला नहीं कर सकते कि $300 बिलियन ने फैसला किया पहले है। राष्ट्रपति ने पहले दे दिन दिए। से तो वो अमेरिका के आधार पर फैसला कर रहा है, और ये युद्ध इसीलिए तो बंद होना चाहिए। अब वो दिख भी गया ना, जैसे ही एक बार अमेरिका पीछे हटा, अभी हम बता रहे हैं आपको हथियार खरीदने के पैसे नहीं मिल पा रहे पूरे अमेरिका ने बोल दिया, हम ऊपर, पैसे तो नहीं देंगे। यूरोप बातें, ट्रंप ने ये भी कहा कि यूरोप बातें बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। दे पैसे जेलेंस्की को लड़ने के लिए। फिर यदि अमेरिका 1 मिनट के लिए मान लेते हैं अमेरिका पुतिन से उलझ जाता है, चिट नहीं करता है, एक प्रेमाइस ले लेते हैं कि उलझ जाता है, तो ताइवान सुरक्षित रहेगा क्या? ताइवान की लड़ाई लड़ लेगा फिर अमेरिका क्या? इतने फ्रंट पर अमेरिका आज के लड़ने की स्थिति में है क्या? मेरे समझ से नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप पूरा तरीके से चाहता है कि जो पहले की पॉलिसी थी कि आइसोलेट चाइना, वो हमने बाइडेन ने उसको खतरे को बढ़ा दिया है कि अमेरिका, ये चाइना और रूस दोनों को खड़ा हुआ है। ठीक है सर। किसी तरीके से ट्रंप चाहते हैं कि रूस जो है वो चाइना के चंगुल से बाहर निकल करके आए, ठीक है। और इसीलिए वो इतना वो कंसेशन उन्होंने कहा भी कि हमारा मेन एडवर्सरी अब चाइना है, चाइना। रूस नहीं। अब फोकस वो चाइना पे करना था। पहले भी वही था। हाँ। बाइडेन प्रशासन ने अपनी जिद में या अपनी फॉरेन पॉलिसी गलत दिशा में झोंक करके रूस और चाइना को साथ खड़ा कर दिया। सर चले, समय इतना ही था आज। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मुलाकात होगी 1 बजे कहानी कुर्सी की में।